पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मां ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत सिर्फ इसलिए निवेश की थी ताकि उसका बेटा इंजीनियर बन सके। उसने सोचा था पैसा दोगुना होगा, लेकिन एक दिन कंपनी गायब हो गई, ऑफिस बंद हो गए, एजेंट भाग गए और लाखों लोगों की तरह उस मां का सपना भी टूट गया। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, यह भरोसे का कत्ल था। 2013 पश्चिम बंगाल। हर गली, हर बाजार, हर बस स्टैंड पर एक ही नाम सुनाई देता था, सारधा ग्रुप। पोस्टर लगे हुए थे, टीवी चैनल चल रहे थे, अखबार छप रहे थे, सेलिब्रिटी इवेंट हो रहे थे। कंपनी इतनी बड़ी लगती थी जैसे भविष्य इसी के हाथ में हो। और इस पूरे साम्राज्य के केंद्र में था एक आदमी, सुदीप्तो सेन, एक साधारण आदमी जिसने मिडिल क्लास लोगों को एक सपना बेचा। छोटा निवेश करो, बड़ा रिटर्न पाओ। लोगों को लगा उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सारधा का बिजनेस मॉडल बहुत आसान लगता था। एजेंट घर घर जाते थे, गांव के शिक्षक, लोकल दुकानदार, बेरोजगार युवा, सबको एजेंट बना दिया गया। अगर तुम नए निवेशक लाते तो तुम्हें कमीशन मिलता, और यही इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि लोग किसी कंपनी पर नहीं, अपने जान पहचान वालों पर भरोसा कर रहे थे। शर्मा जी ने निवेश किया है, स्कूल टीचर ने निवेश किया है, लोकल नेता भी जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे पूरा एक नेटवर्क बन गया। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी रोज 50 रुपए जमा करता था। एक घरेलू काम करने वाली महिला अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी। एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन का पैसा निवेश कर चुका था। उन्हें लग रहा था कि वे अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन सच क्या था? वे एक विशाल पॉन्जी स्कीम के अंदर फंस चुके थे। पॉन्जी स्कीम का मतलब बहुत आसान है। पुराने निवेशकों को पैसा दिया जाता है नए निवेशकों के पैसों से। जब तक नए लोग आते रहते हैं, सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जिस दिन नए लोग आना बंद हो गए, खेल खत्म। और सारधा बिल्कुल यही कर रही थी। लेकिन सवाल था, इतनी बड़ी ठगी किसी को दिखी क्यों नहीं? क्योंकि सारधा सिर्फ पैसा नहीं कमा रही थी, वह प्रभाव खरीद रही थी। मीडिया हाउस खरीदे गए, न्यूज चैनल लॉन्च किए गए, राजनीतिक संबंध बनाए गए, सेलिब्रिटीज को ब्रांड इवेंट्स में बुलाया गया। कंपनी ने लग्जरी कारें दिखाईं, बड़े बड़े ऑफिस बनाए, ताकत का एक भ्रम पैदा किया। मिडिल क्लास आदमी ने सोचा, इतनी बड़ी कंपनी नकली कैसे हो सकती है? और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 2013 की शुरुआत तक दरारें दिखने लगीं। निवेशकों को रिटर्न देर से मिलने लगे, एजेंट्स का कमीशन रुकने लगा, ऑफिसों में भ्रम बढ़ने लगा। फिर एक दिन सुदीप्तो सेन गायब हो गया, बस एक चिट्ठी छोड़कर। उस चिट्ठी में आरोप थे, राजनीतिक नाम थे, अंदरूनी दबाव की बातें थीं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग सारधा ऑफिसों के बाहर जमा होने लगे। किसी का रिटायरमेंट फंड चला गया था, किसी की बेटी की शादी रुक गई थी, किसी ने घर बेचकर निवेश किया था। लोग चिल्ला रहे थे, रोते हुए निवेशक पुलिस स्टेशन जा रहे थे। कुछ लोग यह सदमा सह नहीं पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार कई पीड़ितों ने आत्महत्या तक कर ली। एक फाइनेंशियल स्कैम अब इंसानी त्रासदी बन चुका था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पता चला कि इस घोटाले का आकार कल्पना से भी बड़ा था। हजारों करोड़ रुपए, लाखों निवेशक, कई राज्य, नकली निवेश योजनाएं, अवैध जमा संग्रह, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके और एक बहुत सोच समझकर बनाया गया भ्रम। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? सारधा ने उन लोगों को निशाना बनाया जो आर्थिक रूप से शिक्षित नहीं थे। गांव के लोग, लोअर मिडिल क्लास परिवार, बुजुर्ग नागरिक, वे लोग जो बैंक और शेयर मार्केट को ठीक से समझते भी नहीं थे। उनके लिए सारधा उम्मीद थी, और वही उम्मीद उनके खिलाफ हथियार बन गई। सीबीआई जांच शुरू हुई, राजनीतिक विवाद फूट पड़ा, गिरफ्तारियां होने लगीं, पूछताछ हुई, मीडिया डिबेट लगातार चलने लगी। हर पार्टी दूसरी पार्टी को दोष दे रही थी। लेकिन जमीन की सच्चाई बहुत आसान थी। जिन लोगों ने पैसा खोया था, उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी, जो कभी वापस नहीं आई। एक पूर्व एजेंट ने इंटरव्यू में कहा था, मैं भी पीड़ित हूं, मैंने भी निवेश किया था। और यही पॉन्जी स्कैम्स का सबसे अंधेरा हिस्सा होता है। कई बार धोखाधड़ी का चेहरा भी खुद इस्तेमाल किया गया व्यक्ति होता है। लोकल एजेंट्स को लगता है कि वे एक असली कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम टूटता है, जनता उन्हीं को खलनायक मानती है। सारधा स्कैम ने एक और खतरनाक सच्चाई सामने लाई। भारत में आर्थिक मजबूरी कितनी ज्यादा है। जब किसी आदमी को लगता है
कि सामान्य नौकरी से उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तब वह शॉर्टकट्स पर भरोसा करना शुरू कर देता है। डबल पैसा, गारंटीड रिटर्न, बिना रिस्क का निवेश, ये शब्द तार्किक नहीं होते, भावनात्मक होते हैं और स्कैमर्स बिल्कुल भावनाएं ही बेचते हैं। सुदीप्तो सेन आखिरकार गिरफ्तार हुआ, लेकिन गिरफ्तारी का मतलब इंसाफ नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर पैसा गायब हो चुका था। पीड़ितों को पूरी रिकवरी कभी नहीं मिली। कई परिवार हमेशा के लिए आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, इलाज रुक गए, शादियां टूट गईं। एक स्कैम ने सिर्फ बैंक अकाउंट खाली नहीं किए, पूरी जिंदगियां तोड़ दी। आज भी भारत में नए नए निवेश घोटाले आते रहते हैं, सिर्फ नाम बदलते हैं, कभी क्रिप्टो, कभी MLM, कभी ऐप आधारित निवेश, लेकिन फॉर्मूला वही रहता है, भरोसा बनाओ, लालच और उम्मीद को जगाओ, शुरुआत में रिटर्न दो, सिस्टम टूटने से पहले पैसा निकाल लो। और हर बार पीड़ित वही लोग बनते हैं जो सिर्फ बेहतर भविष्य चाहते हैं। शारदा स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी अंधे भरोसे की, राजनीतिक संरक्षण की, मीडिया मैनिपुलेशन की और मिडिल क्लास मजबूरी की। एक ऐसा घोटाला जहां लोग पैसा कमाने नहीं आए थे, वे सिर्फ सुरक्षित भविष्य चाहते थे, लेकिन उन्हें मिली बर्बादी। जब किसी देश में लोग अपनी मेहनत की कमाई को सपनों के नाम पर अनजान कंपनियों को देने लगते हैं, तब समस्या सिर्फ स्कैमर नहीं होता, समस्या वह सिस्टम होता है जहां आम आदमी को लगता है कि ईमानदार मेहनत से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और शायद इसीलिए शारदा जैसे स्कैम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।